नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और इस चैनल पे ये पहली वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए है। अर्थव्यवस्था का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही रहे हैं कई बार, और इस बार खासकर चांसेस हैं कि मुद्रास्फीति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। क्यों पूछा जाए? क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, आपकी गैस की कीमतें बढ़ी हैं, साथ ही साथ आपकी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कई सारी चीज़ें और महंगी हो गई हैं। तो 90% चांसेस हैं कि इस बार का जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, जो कि प्रीवियस ट्रेंड को कॉपी करते हुए अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था में इस बार मुद्रास्फीति से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आज मैं इससे रिलेटेड जितने भी आपके मुद्रास्फीति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझा दूंगा, ताकि अगली बार आपको कहीं से भी ना पढ़ना पड़े। इस टॉपिक के नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस टॉपिक की PDF को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो मुद्रास्फीति आपकी क्या होती है? मुद्रास्फीति आपकी वह स्थिति होती है जब आपकी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते ही जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार जब बढ़ते जाते हैं तो उस केस को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें हमारे पैसे की कीमत लगातार घटती जाती है। मतलब कि एक तरफ तो कीमत बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारे पैसे की कीमत भी घट रही है, जिसकी वजह से हम लोग उसको खरीदने में बहुत ज़्यादा असक्षम फील करते हैं। ठीक है, ये आपकी मुद्रास्फीति होती है। अब कितने तरीके की मुद्रास्फीति होती है? मुद्रास्फीति आपकी मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाती है वो 3 प्रकार की पूछी जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और दूसरी आपकी पूछी जाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, और तीसरी आपकी पूछी जाती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है, तो 90% चांसेस ये हैं आपके कि वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ना कहकर आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन से भी वो टर्म पूछ सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का टर्म आपको याद रखना है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी होती क्या है? ये आपकी अर्थव्यवस्था में वह सिचुएशन होती है जब आपकी कुल मांग, किसी चीज़ की कुल मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका प्रोडक्शन या फिर देखा जाए उसकी कुल आपूर्ति उस हिसाब से मार्केट में नहीं बढ़ रही है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मान के चलिए, एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, जो कि आपके करंट न्यूज में भी है, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये मान के चलिए क्या है, आपका गैस सिलेंडर है। डायग्राम थोड़ा बेकार सा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है कि गैस सिलेंडर है। पहले आपकी गैस की कीमतें मान के चलिए 940 रुपये की थी एवरेज में। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपकी सप्लाई तो बराबर चल रही थी, डिमांड भी ठीक ठाक थी, सप्लाई भी ईरान से और बाकी देशों से बराबर आ रही थी। लेकिन जब ईरान में लड़ाई लगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से गैस और बाकी चीज़ों का भारत में जो आ रही थी वो बंद हो गई। तो क्या हुआ, अचानक से जब गैस की सप्लाई आपकी स्थिर हो गई, लेकिन भारत में क्या हुआ, डर के माहौल की वजह से आपका डिमांड, मतलब कि मांग आपकी गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब आपकी गैस सिलेंडर की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन आपकी के साथ साथ क्या है, आपकी जो सप्लाई है, जो आपको वहाँ से विदेशों से आ रही है गैस, वो तो अभी भी समान ही है, वो तो उतनी ही है, लेकिन आपकी जो डिमांड गैस की थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लैक मार्केट में आपकी गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ब्लैक मार्केट में कई की जगह आपको 4000 रुपये का सिलेंडर भी घरेलू मिला है। तो ये होता है जब आपका क्या होता है, जब आपकी कुल आपूर्ति स्थिर होती है। कुल आपूर्ति, कुल सप्लाई, फिर एग्रीगेट इसको सप्लाई कहते हैं, ये आपकी स्थिर है, लेकिन आपकी कुल मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कीमतें, आपकी किसी भी वस्तु की कीमतें आपकी बढ़ती जाती हैं। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के आपके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको चीज़ें पता रहेंगी और ये आपके बाकी एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपके लिए बाकी एग्जाम में भी लाभदायक होगा। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है, कारण है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि है, मान के चलिए कल रमेश 100 रुपये कमा रहा था, आज अगर रमेश 200 रुपये कमाने लग गया है, तो रमेश क्या सोचेगा कि चलो मैं कुछ और चीज़ें अच्छे से खरीद लेता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेता हूँ, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मार्केट में वही चीज़ का जो उत्पादन हो रहा था वो भी अभी स्थिर ही है, उतना ही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मार्केट में वही चीज़ दुकानों पर महंगा बिकने लगता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो मार्केट में खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार इसका रेट बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के आने की वजह से आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी होती है। साथ में जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या की वृद्धि होगी तो मांग ऑटोमेटिक आपकी बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो उसके साथ आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगी। तीसरा केस है जब सरकार द्वारा अधिक व्यय, मान के चलिए सरकार जो आपको सब्सिडी देती है या फिर जो छूट देती है और उसी के साथ साथ जो सार्वजनिक परियोजनाएं जो सरकार लाती है, अगर उन परियोजना में आपको सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है और बहुत ज़्यादा पैसे आपको सब्सिडी के तौर पे छूट पे दे रही है, तो क्या होगा, तो आपके पास किसानों के पास या फिर कंज्यूमर के पास आपके पास रुपया ज़्यादा होगा, खर्चा करने के लिए रुपया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो मांग बढ़ेगी उसकी। जब उसकी मांग बढ़ेगी तो उसकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी आपकी बढ़ेगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। चौथा है जब बैंक से आपको ऋण सस्ता मिले। अब ये पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि क्या जब आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब होती है तो उस समय बैंकों का ऋण आपका सस्ता होता है कि महंगा होता है। तो थोड़ा समझिए, जब बैंकों से ऋण आपको सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, तो लोग बैंक की तरफ खींचे चले जाएंगे और बैंक से और ज़्यादा कर्जा निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब बैंक से ज़्यादा वो लोग कर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, जब कर्जा निकालेंगे तो उनका पैसा ज़्यादा होगा, जब पैसा उनके पास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी उतनी ही बढ़ेगी। होपफुली आपको समझ आएगा। तो ये भी होता है, तो याद रखिएगा कि उस समय आपको बैंकों का ऋण क्या होता है, सस्ता होता है। तो उस समय उसके जो आपके निवारण होते हैं वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, समझिएगा वो भी ध्यान से। और उपभोक्ताओं की पसंद में परिवर्तन है। मान के चलिए कल हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते थे और आज हमारी पसंद आईफोन हो गई है, तो आईफोन की पसंद होने की वजह से उसकी मांग ज़्यादा मार्केट में आपकी बढ़ रही है। और जब मार्केट में उसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन सप्लाई अभी भी उतनी ही है, अभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है आपके आईफोन्स का, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से मांग बढ़ रही है तो आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी बढ़ेगी। होपफुली आपको ये भी समझ आएगा। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के आपके कारण होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये चीज़ आपको मैंने बता ही दी है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम आपके बढ़ जाते हैं, क्रय शक्ति में कमी आती है। मतलब कि हम लोग खरीदना, मान के चलिए हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से पहले हमको 1 किलो चावल मिल जाता था, लेकिन मांग ज़्यादा बढ़ने की होने की वजह से अब हमको वही चावल 150 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब है हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। इसी को कहते हैं कि क्रय शक्ति में कमी आ गई है। बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आपका आय और धन में असमान वितरण बढ़ता है। ये भी होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसके होने की वजह से आपकी होती हैं। अब इसके उपाय पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीधे पूछ लेता है कि सरकार या फिर आरबीआई क्या क्या आपके कदम उठाता है जिसकी वजह से आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। याद रखिएगा, पहला क्या होता है कि अनावश्यक सरकारी खर्चों में कमी करना सरकार करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा ही नहीं रहेगा, तो जब पैसा लोग के पास रहेगा नहीं तो सिंपल सी बात है कि जब उनके पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी या फिर उनकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी आपकी कम हो जाएगी। करों में वृद्धि करना और उपभोग पर कर लगाना, मतलब कि आपकी टैक्स सरकार बढ़ा देगी। जब टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए रुपए कम रहेंगे। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा खर्च करने के लिए तो मांग ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, बैंक दर एवं नगद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ाना। अब CRR आपका क्या होता है, ये आपका होता है कि वो पैसा जो कि बैंक के पास जमा होता है और बैंक उसे अपने पास बचा के रखता है, कुछ परसेंटेज होता है जो बचा के रखता है, जो कभी आकस्मिक आपकी स्थिति आ जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
तो क्या होता है उसके अनुपात में बैंक बढ़ोतरी कर देते हैं। मतलब कि पहले 10% रुपया बचा के रखते थे तो अब वो लोग 15% बचाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में आपको कम रुपया ब्याज के तौर पे देना पड़ता है। मतलब कि लोन के तौर पे जो देना होता है रुपया वो कम बचता है। जब कम बचता है तो लोग कम निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी कम होती जाती है धीरे धीरे। और तो ये चीज़ें आपकी थी। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, भाई इन्हीं 3 पॉइंट से पूछता है। आपको कारण कुछ याद रखने हैं और कॉन्सेप्ट क्या था ये याद रखनी है। तो होपफुली आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति समझ आ गई होगी। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही हो, मैंने ये पहली वीडियो डाली है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके से मैं आपका अर्थव्यवस्था साथ ही साथ पॉलिटी का आपका टोटल सिलेबस आपके एग्जाम से पहले जो जो इम्पोर्टेंट आने वाला है वो कवर करा दूंगा। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हमने जान ली। अगला हम लोग जानते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी क्या होती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है, पहले परिचय पढ़िए फिर उसको डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पढ़िए, जब उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति घट जाती है तब कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या होता है कि मान के चलिए एक कार बनाने में पहले 1000 रुपये लगते थे, ठीक है, 1000 रुपये लगते थे। अब क्या हो गया है, अब मान के चलिए आपका कि उसका जो रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल जो आपको कार बनाने में लगता था, ठीक है, जैसे कि स्टील लगती थी, स्टील में अब महंगाई आ गई है। जब स्टील महंगी हो जाएगी आपकी किसी कारणवश, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कार बनाने की कीमतें भी आपकी बढ़ जाती हैं। जब कार बनाने की कीमतें भी आपकी बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपकी जो पहले 1000 रुपये लेते थे कार बनाने में वो अब 1500 का हो जाएगा। तो जब 1500 की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि आपकी कार अब महंगी बन के आएगी। तो ये डिमांड आपकी बढ़ने की वजह से या फिर मांग आपकी बढ़ने की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कच्चा माल महंगा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका टोटल जो आपका उत्पादन होता था कारों का, उसकी वजह से उसमें महंगाई आ गई है, जिसकी वजह से आपकी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अब बढ़ गई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आपको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। होपफुली आपको समझ आएगा। अब इसके कारण क्या क्या है ये समझाता हूँ तो आपको आसानी से और समझ आ जाएंगे। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, जब कच्चा माल बढ़ेगा तो आपकी क्या होगा, कीमतें आपकी जो उसमें लगती हैं, लागत लगती है, उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट या फिर जो फाइनल आपका जो निकलता है जो कि कार बनती है वो भी आपकी महंगी हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे। अगला चीज़ है मजदूरी दरों में वृद्धि। जब मजदूरी दर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, मान के चलिए एक पेज ऐड कर लेता हूँ तो आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मान के चलिए लेबर कॉस्ट था, एक मजदूरी थी पहले 100 रुपये। तो जब 100 रुपये मजदूरी थी तो जिसकी वजह से एक मिल चल रही थी जिसमें की वजह से आपका आटा 1000 रुपये का 50 किलो निकल रहा था, मान के चलिए। अब क्या हो रहा है कि सरकार ने आपकी क्या कर दी है, मान के चलिए कि आपकी ये क्या कहते हैं इसको, मजदूरी दर, ठीक है, मजदूरी दर बढ़ा के 200 रुपये कर दी। जब मजदूरी दर सरकार ने बढ़ा दी है तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कीमतें आपकी जो उसको लगती हैं लागत में बनाने में वो बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो वो रुपया कहाँ से निकालेगा, दुकानदार या फिर मिल मालिक, रुपया तो आप उपभोक्ताओं से निकालेगा ना। तो वही वो क्या कर देगा, वही चीज़ ऐड करके जो कि मजदूरी में बढ़ी है वो अब 1100 रुपये का कर देगा। इसका मतलब है ये जो महंगाई है ये मांग की वजह से नहीं बढ़ी है बल्कि आपकी कॉस्ट की वजह से बढ़ी है या फिर उसकी मजदूरी दर में बढ़ने की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का। अब बिजली, ईंधन, गैस आदि के दामों में वृद्धि, जैसे कि आपकी अब गैस महंगी हो गई है। जब आपकी गैस महंगी हो गई है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके आसपास जो ठेला लगाते हैं बतासे वाले, वो पहले 10 रुपये का अगर 6 देते थे तो अब 10 रुपये का 4 देने लग गए हैं या फिर 10 रुपये के 3 देने लग गए हैं। बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आप लोग आसपास देखते हैं। समोसा जो पहले 8 रुपये का मिलता था वो अब 10 रुपये का मिलने लग गया है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपकी बिजली, ईंधन, गैस की आदि के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लागत आपकी जो लग रही है वो चीज़ बनाने में वो महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आपका एंड रिजल्ट लागत प्रेरित मुद्रास्फीति आपकी क्या हो गई है, ये भी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, करों में वृद्धि, जब टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो वो लोग कम खर्च कर पाएंगे। जब कम खर्च कर पाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब लागत बढ़ेगी उसको लगाने में तो एंड रिजल्ट भी आपका महंगा होगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यही 4 से मोटा मोटा आपको क्वेश्चन पूछता है।
बस ये दिमाग में रखिएगा। बाकी चीज़ें आप लोग रिलेट करके आपस में पढ़ सकते हैं जब मैं नोट्स अपलोड करूँगा, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ईरान वाले मामले की वजह से आपका ईंधन और बिजली वाला एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, अब परिणाम देखना है। तो परिणाम इसके होंगे, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, जो कि पहले भी हुआ था आपका, पिछले केस में भी। साथ ही साथ आपका क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर जो आपकी होती है रुपए की, वो घट जाती है। इसमें भी घट जाती है, सिंपल सी बात है कि 100 रुपये का पहले मान के चलिए एक आपको 100 रुपये का क्या मिलता है, 100 रुपये का आपको मान के चलिए 1 केजी आपको अनार मिलता था। तो अब कोई कारण की वजह से मान के चलिए फर्टिलाइजर फिर खाद आपकी महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके लागत में आपकी पैसे ज़्यादा लग गए, जिसकी वजह से अब 110 रुपये का अनार मिलेगा। तो ये भी क्या होता है कि आपकी परचेसिंग पावर या फिर क्रय शक्ति आपकी घट गई। वास्तविक आय में कमी, जब आय कम होगी तो भी इससे रिलेट करके ये निकाला जा सकता है, ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है, जब बेरोजगारी में वृद्धि होती है तब भी ये, अब ये आपका इफेक्ट है, मतलब कि जब आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जब चीज़ें महंगी होने लग जाएंगी तो क्या करेंगे, लोग मार्केट में उसको ख़रीदते नहीं हैं। लोग मार्केट में ख़रीदते नहीं हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी केस में क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, अपने लेबरों को निकालने लगती हैं। लेबरों को निकालती हैं, जिसको रीट्रेंचमेंट इंग्लिश में कहते हैं। वो जब निकालती हैं उसको, तो क्या होता है, वो तो बंदा बेरोजगार हो गया जिसको निकाला है। तो ये निकालने के कारण आपका यही होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर आपकी जो लागत लग रही है किसी चीज़ को बनाने में, वो ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कम लेबरों से वो लोग काम कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो लागत है उसको कंट्रोल में करा जा सके। इसीलिए आपकी बेरोजगारी में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। ये इसका इफेक्ट या फिर परिणाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट है। अब इसके कुछ उपचार हैं, वो याद रखने हैं। उपचार आपको याद रखनी है कि उत्पादन की लागत घटाने के उपाय करना, जो सरकार धीरे धीरे सोचती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, लोग कार्टेलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कच्चे माल को जानबूझ के बढ़ाया जाता है आपका, कुछ लोग के द्वारा कच्चे माल को जानबूझ के बढ़ाया जाता है कि हाँ कच्चा माल ज़्यादा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कच्चे माल की कमी है तो लागत में बढ़ोतरी, आपके लागत में क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। मान के चलिए प्याज है, अब प्याज का किसी ने भंडारण कर लिया, जब प्याज का भंडारण लोग कर लेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो मार्केट में नहीं आ पाएगा। जब मार्केट में नहीं आ पाएगा तो उसका बहाना बनाया जाता है कि मौसम ख़राब था आपका, इसकी वजह से प्याज का उत्पादन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मार्केट में प्याज महंगा हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका लोग जमाखोरी की वजह से वो महंगा होता है, तो उसको सरकार रोकने का काम करती है। तो ये सरकार का काम है, जिसका रेमेडी है या फिर इसके उपचार है, समझिएगा। उसके साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना या फिर अवसंरचना में सुधार करना। भंडारण की कमी की वजह से जितना गेहूँ आपका सामान के लिए खराब हो जाता था, अगर वही भंडारण सही होता तो वही गेहूँ अगर बचा रहता, तो जब आपका जो पीक सीजन आता है, जब गेहूं की मांग ज़्यादा होती है, तो उस समय हमारे पास गेहूं ज़्यादा होता, तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसे मार्केट में निकाल के सस्ते दरों में बेच सकते हैं। लेकिन जब बारिश की वजह से आपका भंडारण में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कई कुंटलों आपका गेहूँ खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कमी हो जाती है किसी चीज़ में तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो ये चीज़ भी आपकी अवसंरचना में अगर सुधार होगा तो आपकी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कम होगी। होपफुली आपको समझ आएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक आपकी मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति आपकी होती है जब संरचना की कमी की वजह से आपका क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसके कारण होते हैं आपके जनसंख्या वृद्धि। मेन आप ये समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक चीज़ से उठाता है कि जब आपका क्या होता है, मान के चलिए भंडारण वाला मैंने केस बताया था, जब कोल्ड स्टोरेज की कमी आपकी होगी, कोल्ड स्टोरेज की कमी होने की वजह से क्या होता है कि आलू का प्रोडक्शन तो आपका ठीक ठाक हुआ, आलू की मान के चलिए खूब पैदावार हुई, ठीक है, हज़ारों कुंटल हुआ। लेकिन जब वो मार्केट में आपको रखने जाता है किसान, तो क्या होता है, उसके बाद भंडारण की कमी होती है, कोल्ड स्टोरेज की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आलू अपना रख नहीं पाता है और उसका आलू खराब हो जाता है। तो अगर सरकार संरचना पे ध्यान देगी, जब संरचना पे ध्यान देगी तो प्रोडक्शन जब बढ़ता है या फिर आलू जब बढ़ता है तो वो लोग भंडारण आसानी से कर सकते हैं। जब वो लोग आसानी से भंडारण कर लेंगे किसान, तो ऑटोमेटिकली जब आपका सीजन होगा तो वो लोग निकाल के बेचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इतनी महंगाई आपकी नहीं होगी। महंगाई आपकी ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि संरचना में कमी होती है, जिसकी वजह से हज़ारों क्विंटलों आलू आपका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जब मांग बढ़ती है तो उतना आलू होता नहीं है, तो महंगाई आपकी बढ़ जाती है। तो संरचना में सुधार करने की वजह से संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है।
बस इसमें आपको यही याद रखना है, बाकी चीज़ें इसमें आप स्किप कर सकते हैं, बस ये दिमाग में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। तो उसके बाद एग्जाम में अगली चीज़ पूछी जाती है, इसी तरीके से पूछी जाएगी, डिसइन्फ्लेशन एंड रीफ्लेशन। हिंदी में सर्च करने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन टर्म याद करो और समझो, एग्जाम में आए आंसर निकालो, नंबर गेन करो। इन्फ्लेशन मैंने बताया था आपको, महंगाई जब बढ़ती जाती है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन आपका होता है जब आपकी महंगाई की दरें कम रेट पे बढ़ रही है। मतलब महंगाई तो आपकी बढ़ रही है लेकिन कम दर से बढ़ रही है। कैसे समझिएगा, 100 रुपये का पहले जैसे मान के चलिए एक पेन था, ठीक है, 2010 में। उसके बाद अगर 2015 में वही एक पेन आपका क्या हुआ है, 110 रुपये का हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 10% महंगाई बढ़ी है। होपफुली आप समझे होंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 2020 में, मान के चलिए हम लोग 2020 में आ गए। अब वही पेन अगर आपका क्या हो रहा है, 115 रुपये का मिल रहा है, 115 रुपये का मिल रहा है, तो यहाँ तो 10% की आपकी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 110 में 115 अगर जाते हुए हम लोग देखेंगे तो आपका 10% से कम, करीबन आपका 7% के आसपास आपकी महंगाई यहाँ पर मोटा मोटा आपकी बढ़ रही है। तो साल दर साल आपकी महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई यहाँ पर बेशक बढ़ रही है, किसमें, आपके डिसइन्फ्लेशन में, लेकिन उसकी दरें आपकी कम दर से बढ़ रही है महंगाई। पहले आपका 10% की दर से बढ़ा था, अब आपका सिर्फ 7% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब महंगाई तो बढ़ी है लेकिन कम दर से बढ़ी है, तो इसी को कहते हैं आपको डिसइन्फ्लेशन। ऐसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में यही आता है। तो आप लोग जब टर्म याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। रीफ्लेशन क्या होता है? रीफ्लेशन ये होता है कि मान के चलिए किसी चीज़ की कीमतें बढ़ गई, कम हो गई थी, ठीक है, लेकिन जब स्थिर हुई चीज़ें तो फिर से क्या हुआ, उसकी आपकी कीमतें फिर से बढ़ने लग गई। 100 रुपये की थी, किसी वजह से 90 रुपये की हो गई थी। अब 90 रुपये की वजह से, 90 रुपये से फिर से वो 100 रुपये की तरफ जब बढ़ेगी तो वो केस आपका कहलाता है रीफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मंदी या फिर अत्यधिक निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति में मूल्य स्तर को बढ़ने के लिए नीतियां अपनाई जाएं, उसे रीफ्लेशन कहते हैं। मतलब फिर से आपका महंगाई बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है ताकि आपका एडजस्टमेंट हो सके, आपके रुपए की वैल्यू ना गिरे ज़्यादा, तो उस केस को आपको रीफ्लेशन कहते हैं। दोनों टर्म आपको समझ आ गए होंगे। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो जो मैंने बनाया था डायग्राम पेन वाला, तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये एग्जाम में आता है, इसलिए डायरेक्ट इसे ऐसे ही याद रखिएगा, ज़्यादा घुमाएगा नहीं आपसे, बस टर्म पूछेगा, पढ़ के मतलब निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अगला हम लोग समझते हैं आपका श्रिंकफ्लेशन और स्किमफ्लेशन। एक मार्केट में बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी आपकी अपनाई जाती है आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के द्वारा, ताकि वो लोग मार्केट में अपनी क्या बोलते हैं, अपनी पहुंच बनाए रखें और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को वो लोग लालच देके खुश करते रहें और सामान अपना बेचते रहें। इसी को श्रिंकफ्लेशन और स्किमफ्लेशन कहा जाता है। इसे भी आप ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको टिक करके आना है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, ये इस डायग्राम में देखिए, आप लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। क्या होता है कि मान के चलिए 100 ग्राम बिस्किट आपका 10 रुपये का मिलता था। 100 ग्राम बिस्किट आपका 10 रुपये का मिलता था, कब मिलता था, 2015 में। लेकिन अब 2026 चल रहा है तो चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वही रुपया अगर मान के चलिए 10 रुपये का बिस्किट मिलता था, आपने अपने आसपास देखा भी होगा, ठीक है, जैसे पतंजलि का बिस्किट है, पहले 5 रुपये में आपके ज़्यादा बिस्किट आते थे, अब क्या हो गया, धीरे धीरे कम बिस्किट आने लग गए उसमें, लेकिन कीमत अभी भी 5 ही रुपये है। तो वो दिमाग से खेल रहा है आपका, ठीक है, प्रोडक्शन वाला जो आपका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिमाग से खेलती हैं आपके उपभोक्ताओं के। क्या करती है, 100 ग्राम बिस्किट पहले 10 रुपये का मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया कि जब आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कॉस्ट मतलब बनाने में लागत आपकी बढ़ रही है, तो अब अगर चाहे तो वही आपका क्या करें कि 100 ग्राम बिस्किट वो आपको 15 रुपये में बेच सकता है, लेकिन इससे एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। लोग सोचेंगे कि हाँ जी ये चीज़ महंगा हो गया यार, मतलब कि अब महंगाई बढ़ रही है, 10 रुपये का बिस्किट था 15 रुपये का मिलने लग गया है, तो यार ऐसा करो कि बिस्किट खरीदो ना। तो मार्केट वाले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी आपका अपनाते हैं फैक्ट्रीज, वो क्या करेंगे कि अब आपका वही 10 रुपये में 80 ग्राम बिस्किट देने लग जाएंगे। ठीक है, क्या करा उन्होंने, सिर्फ कुछ नहीं किया, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दी, थोड़ा बहुत जो चीज़ आपका जैसे 4 बिस्किट आते थे अब 3 ही बिस्किट देने लग गए। तो 10 रुपये का अभी भी है, लेकिन आपकी क्वांटिटी आपकी कम हो गई है। देखिए कितने दिमाग से उन्होंने खेला,
₹10 का अभी भी है, लोग खरीदेंगे आराम से, लेकिन वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं तो क्या होगा, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये अगर एवरेज कीमत निकाला जाए अभी ₹15 ही हो जाएगी, लेकिन क्यों, जब उन्होंने आपका थोड़ा क्या करा, वजन कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमत उनको सेट हो गई, उतने रुपए को देना पड़ा। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, श्रिंकफ्लेशन कहते हैं इसको। स्किमफ्लेशन क्या होता है, स्किमफ्लेशन ये होता है जब क्या करता है कि आपका फैक्ट्री वाला, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि दूध मान के चलिए आपका एक डब्बे में आता था, जब उसकी क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसको कहते हैं स्किमफ्लेशन। और ये भी मार्केट में स्ट्रेटजी आपकी अपनाई जाती है, किसमें, आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, स्किमफ्लेशन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, पहले शुद्ध दूध आपको 100% दूध ₹50 में मिलता था, लेकिन अब वही ₹50 कब मिल रहा है, तो उसमें मिलावटी दूध आने लग गया है। अब उसमें 100% दूध नहीं, अब दूध के साथ पानी भी मिल के आता है, बल्कि है तो अभी भी ₹50 का, लेकिन अब उसकी क्वालिटी में कमी आ गई या फिर गुणवत्ता में कमी आ गई है। तो ये आपका स्किमफ्लेशन कहलाता है। अब ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्रिंक माने सिकुड़ना होता है, तो जैसे बिस्किट का पैकेट बड़ा था अब सिकुड़ गया, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, स्किम का मतलब स्किमफ्लेशन आप अगले तरीके से याद सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता में कमी कर दी। तो होपफुली आपको यह समझ आएगा। अब जो आपके महंगाई का एक सबसे ड्रास्टिक चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कई के बार देखा गया है। इसे कहते हैं आपके स्टैगफ्लेशन। ये भी ऐसे याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन ऐसे ही पूछा जाता है। दो चीज़ें याद रखनी है, जब आपकी महंगाई बढ़ रही हो, साथ ही साथ आपकी बेरोजगारी भी बढ़ रही हो। मतलब एक तरफ तो आपकी महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग पैसे खरीद नहीं पा रहे सामान, और दूसरी तरफ से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग के पास रोजगार नहीं रह पा रहे, तो लोग के पास पैसे भी नहीं है। अब रोजगार नहीं तो पैसा भी नहीं खरीदने के लिए, महंगाई तो बढ़ी थी, रोजगार भी नहीं है, मतलब डबल अटैक, एक तरीके से दोहरा आक्रमण आपका हुआ है। तो इसे आपको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जब ग्रोथ आपका घटे और साथ साथ आपकी बेरोजगारी बढ़े, तो दोनों चीज़ हैं आपकी। ठीक है, ग्रोथ आपकी घटे और साथ साथ में आपकी बेरोजगारी बढ़े, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके स्टैगफ्लेशन। अब बाकी चीज़ें आप लोग इसमें मैं आसानी से आपको समझा दिया है, बाकी नोट्स के फॉर्म में अपलोड करूंगा तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी डीप में आपका अगर पीसीएस लेवल तक का अगर देखा जाए तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही बता रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है 1970 का ऑयल का क्राइसिस, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर आप समझिए कि ये चीज़ ऐसे तरीके से होती है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, अगला है आपका फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कर्व आपको ऐसे याद रखना है कि बेरोजगारी की दरें आपकी घटती हैं, कब घटती हैं, जब आपकी मुद्रास्फीति दर बढ़ती है। जब मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, तो उस समय क्या होता है, बेरोजगारी दर आपकी घटती है। क्यों घटती है, जब चीज़ें महंगी होती है तो क्या होता है, कई के बार बाहर से फैक्ट्रीज आती हैं, निवेश करती हैं कि हाँ जी यहाँ हम चलते हैं, निवेश करते हैं, तो यहाँ हमको ज़्यादा पैसा हमको कमाने को मिलेगा। जब ज़्यादा पैसा हमको कमाने को मिलेगा तब वो अपनी फैक्ट्रीज डालते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोग को मिलता है, या फिर आपकी बेरोजगारी दर घटती है। तो इन्फ्लेशन जब आपका या फिर महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो उस समय आपकी बेरोजगारी दर आपकी घट रही है। तो ये याद रखना है, ये फिलिप्स कर्व आपका एक्सप्लेन करता है, यही चीज़ पूछी जाती है। क्या लिखा हुआ है, अल्पकाल में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, और जब मुद्रास्फीति आपकी घटती है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ती है। इसी को आपको फिलिप्स ने एक्सप्लेन किया था, और ये फिलिप्स कर्व के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज़ है, बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलिप्स कर्व हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है कि आपकी सरकारें आपका महंगाई मेजर करने के लिए कि हाँ जी हमारे बाज़ारों में कितनी महंगाई है, उसकी दरों को मेजर करने के लिए जो तरीका अपनाती है, वो दो तरीके से आपका महंगाई मेजर करती है। एक आपका होलसेल या फिर थोक लेवल पे, तो उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर थोक मूल्य सूचकांक। अगला होता है CPI या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। इसमें उपभोक्ताओं से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उससे महंगाई दर क्या है ये डिसाइड करी जाती है, कितने परसेंटेज आपकी महंगाई है ये डिसाइड ऐसे कहा जाता है। अब WPI में क्या होता है,
थोक विक्रेताओं के पास आपके सरकार के जो अफसर हैं वो जाएंगे और वहाँ से आपकी महंगाई पता करने की कोशिश करेंगे कि थोक मार्केट में महंगाई क्या चल रही है। कंज्यूमर में क्या करते हैं कि आपके सीधे जाते हैं रिटेलर्स के पास, छोटी दुकानों के पास, छोटी दुकानों पे जाते हैं, जितने भी आपकी जैसे कि किराने की दुकानें होती हैं, वहाँ से पता करते हैं कि हाँ जी मार्केट में कंज्यूमर या फिर सबसे जो निचले स्तर पे जो आपका उपभोक्ता है उसके लिए वो चीज़ें कितने रुपए की मिल रही हैं। इससे आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका निकलता है। अब इसमें आपको दो चीज़ें, ये डिफरेंस अगर पता है तो यहाँ से चलता है। एक चीज़ में याद रखना है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो जो चीज़ याद रखनी है, अर्थ आपको समझ आ गया। इसमें आपको याद रखना है कि आपका आधार वर्ष आपका बेस ईयर पूछा जाता है। बेस ईयर आपका 2011-12 दोनों के लिए है, 2011-12 दोनों के लिए बेस ईयर है, याद रखना आपको। ये बेस ईयर पूछता है, इसको इसी नाम से पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपको कि ये आपके जारीकर्ता याद पूछा जाता है एग्जाम में। जारीकर्ता आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपके WPI या फिर थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है, और आपका लेबर ब्यूरो या फिर रोजगार मंत्रालय द्वारा आपका भारत सरकार द्वारा आपका क्या CPI या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक, और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि WPI और CPI ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में से सबसे बेहतर कौन है, तो सबसे बेहतर है आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक चीज़ और याद रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं, गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा याद रखिएगा। WPI में क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक में आपका सिर्फ गुड्स का मेजरमेंट किया जाता है या फिर कवरेज सिर्फ आपकी वस्तुओं की होती है, और यहीं पर आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आपकी कवरेज होती है बोथ आपकी वस्तुओं की और सेवाओं की। इसमें सेवाएं भी आ जाती हैं, लेकिन WPI या फिर थोक मूल्य सूचकांक में आपकी सेवाओं का कोई भी विवरण नहीं होता है। याद रखिएगा, सेवाओं का विवरण आपके किस में होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होता है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है WPI और CPI के बारे में। वैसे तो मैं आपको WPI और CPI बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन उतना आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है। आपके UPSSC लेखपाल एग्जाम में अगर आएगा तो अगर महंगाई से क्वेश्चन पूछेगा वो, तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग 100% सही करके आएंगे, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा और इस लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर थोड़ा डाउट होगा तो ध्यान से देखिएगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही नहीं, आपके जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, आपका UP के एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर ये नोट्स आप लोग पढ़ के जाएंगे, साथ में मेरा लेक्चर अगर रिवाइज करके जाएंगे, तो गारंटी आपका क्वेश्चन सही होगा। बस थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ये पहली वीडियो थी जिसमें मैंने इन्फ्लेशन या फिर महंगाई के बारे में सब कुछ आपको बताया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और जो भी कॉन्सेप्ट थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब अगली जो मैं आपको टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, इसके बारे में ढंग से आपको समझा दूंगा। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पड़ता है। उसके बाद हम लोग आपके वित्तीय जितने भी आपके 5 ईयर प्लान्स हैं उसके बारे में ढंग से पढ़ लेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं क्वालिटी एजुकेशन आप सभी को दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी विजय हो।